75% वाले एमसीक्यूज होते हैं या 60% वाले एमसीक्यूज होते हैं, तो आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एट द एंड आपके पास कुछ एमसीक्यूज ऐसे रह जाते हैं, 5 से 10 एमसीक्यूज, जो कि 50% या लेस देन 50% होते हैं। तो आपने उन पे थोड़ा सा सोचना होता है, उन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ताकि आपको उन चीज़ों की समझ आए। ठीक है। आपको अच्छा, कुछ बच्चे पूछे थे कि सर आंसर शीट प्रोवाइड किस पे टिक करना है। तो आपको याद रहे कि आपने कभी भी एमसीक्यूज का जो आंसर है, अपनी आंसर शीट के ऊपर जो है वो उसको टिक नहीं करना होता। ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे ABCD लगा हुआ है पेपर के ऊपर, तो आपने वहां पे टिक नहीं करना, ना सर्कल करना है। आपको जो है एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आपने सर्कल्स को फिल करना होता है। तो सर्कल को आपने बहुत एहतियात से फिल करना होता है। यूजली आप अगर बॉल पेन भी लेके जाते हैं, तो बॉल पेन से फिल करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आप जो ब्लू मार्कर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वो जो है इनको फिल कर देता है। लेकिन ये ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा बाहर भी ना जाए उससे, और सर्कल को आपने पूरा फिल करना है हमेशा। क्योंकि जो लो अगर देखा गया बाज का फॉर कुछ बच्चे हाफ सर्कल फिल कर देते हैं, तो जो कंप्यूटर है ऐसे आंसर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और आपने सर्कल को कंप्लीट फिल करना है। तो अच्छा, एक दो चीज़ें ये होगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ना, तो अगर आपको 100% वो एमसीक्यूज आता है, तो फर्स्ट गो के अंदर उसको इजीली सॉल्व करें, उसको अपने सर्कल कर दें आंसर शीट के अंदर। अगर कोई भी एमसीक्यूज आपको मसला कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो है वो आपने याद रखनी है कि कहा जाता है कि जो ABCD ऑप्शन होते हैं ना, उसके अंदर से 90% ऑप्शन जो होते हैं बी और सी के अंदर से होते हैं। ठीक है। 90% ऑप्शन बी और सी के अंदर होते हैं, और इन बी और सी के अंदर से 95% जो चांसेस होते हैं वो ऑप्शन बी के अंदर होते हैं। ठीक है, कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपको जो है उसका आंसर होगा जो उसने पूछा हुआ है या उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि एमसीक्यूज को किस तरह से आपने सॉल्व करना होता है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये ना हो कि कल को फिर व्हाट्सएप में बच्चे कहेंगे सर मैंने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए। तो आपको पता है जब 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, तो हो सकता है कि आपके 50 एमसीक्यूज ठीक हो और आपका मेरिट जो है बन रहा हो, आप रिटर्न क्लियर कर रहे हो। लेकिन आपके 100 जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्करों में आपसे जो एक्स्ट्रा 15 से 20 एमसीक्यूज गलत होंगे ना, उसकी वजह से आपका यही मेरिट जो है वो 40 से 45 तक चला जाएगा। फिर जो है उसके रिस्पॉन्सिबल जो है हम नहीं होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको यही चीज़ क्लास के अंदर भी बताता रहा हूँ कि मेरिट को आपने जो है कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है। जी बिल्कुल, कि ऑप्शन बी के मोस्टली चांसेस 90 to 95% जो है, ये आपकी साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी के मास्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ABCD के अंदर से मोस्टली जो है ऑप्शन बी और सी होते हैं, जबकि ऑप्शन बी के सबसे ज़्यादा जो ठीक होने के चांसेस वो मैक्सिमम होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है। तो मेरे ख्याल में अब आवाज़ क्लियर है, क्योंकि अगर इशू आ रहा होता है किसी को, तो वो बच्चे बता सकते हैं। अभी भी कभी इशू आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको चेक करता हूँ अगेन। साथ साथ आप लोगों ने थोड़ा पार्टिसिपेशन भी देनी है अपनी, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक यूट्यूब का चैनल है हमारा एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे सॉरी जो है हमारे जो सीरीज पड़ी हुई है बायोलॉजी की, बॉटनी की और जोलॉजी की। तो जो बच्चे बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके अलावा कभी भी जो PPSC का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से। तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वीडियोस देख के हमारी क्वालिटी और को एक्सेस करें। इसके अलावा हमारा 1 जून है, 1 जून से हमारा बायोलॉजी का बैच 9 स्टार्ट होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 8 बैच सक्सेसफुली बायोलॉजी के जो है वो रन कर लिए हैं। तो अभी हम जो है बूस्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं बायोलॉजी का, जो 1 जून से स्टार्ट होगा। हम अभी थोड़ी देर तक जो है चैट बॉक्स के अंदर लिंक भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर लेंगे। तो जिस बच्चे ने भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी तरह का कोई इशू है, तो वो वहाँ पे कॉल करके सॉल्व कर सकता है। अच्छा, एक एमसीक्यूज गलत होने की आप पूछे हैं कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 0.25। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो ये याद रखें कि PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है जी एम्बर 0.25। ठीक है जी। अच्छा चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो मेन एम था। तो 46 टू आपके जो 80 एमसीक्यूज थे वो मेरे अंडर आ रहे हैं, तो उसको हम जल्दी से सॉल्व भी करते हैं।
थोड़ी सी इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। मोस्टली चीज़ें मैंने डिटेल के अंदर अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई हुई है, तो आप अगर आपने किसी भी चीज़ को सीखना है या पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, द स्टेज इन विच क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फीवर, उसको क्या कहते हैं जी, जल्दी जल्दी बताएं। टीलोफेज कहते हैं, मेटाफेज, एनाफेज या प्रोफेज। जी अरूज, सादिया, गुड। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज। तो आपको पता है सेल साइकिल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर जो है मोस्टली एमसीक्यूज आ रहे होते हैं इससे। अच्छा, द बेस्ट स्टेज एट विच द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड इन एनी स्पीशीज, तो किसके अंदर काउंट किए जा सकते हैं? टीलोफेज, लेट एनाफेज, लेट प्रोफेज या मेटाफेज। लेट एनाफेज, उमर, गुड। मेटाफेज, किरण कह रही है मेटाफेज, सादिया भी मेटाफेज जी। अच्छा, तो आंसर इसका क्या है, मेटाफेज। तो होता क्या है कि क्रोमोसोम जो है बिल्कुल सेंटर पे जो है सेंट्रियोल्स के सहारे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त क्या होता है कि क्रोमोसोम की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेटाफेज के ऊपर होती है। तो ये ही वो वक्त होता है जब हम डिफरेंट डाइस को यूज करके क्रोमोसोम को स्टेन कर सकते हैं। जैसे एक डाई होती है फ्यूजन स्टेन, आपने नाम सुना होगा, एफ से नाम होता है फ्यूजन स्टेन। तो फिर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है जी। चाइल्ड गेस्ट अपनी जो है कैमरा जरा ऑफ कर ली, चले जी। अच्छा, दिस स्ट्रक्चर टेंड्स टू वैनिश ऑलवेज ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा जो है वो लास्ट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए इसका, कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों फेजेस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है। अच्छा, सादिया अफसल कह रही है ऑप्शन सी। और जी, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी आंसर करें। न्यूक्लियस और अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी ठीक है जी। मोस्टली बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सेल साइकिल को आपने डिटेल के अंदर देखा हुआ है, तो इट्स गुड, क्योंकि सेल साइकिल से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं जी। बिल्कुल, जो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के अंदर लॉस्ट हो रहे होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, वो न्यूक्लियोलस और हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। और ये दोबारा कब बनते हैं, टीलोफेज के अंदर। जी ईजा, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, नेक्स्ट है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन दिस फेज। अब आपको पता है कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के यहाँ इस साइड पे हमारे पास मौजूद होते हैं सेंट्रोसोम रीजन। इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है कि सेंट्रियोल के दो पेयर परपेंडिकुलर हालत के अंदर मौजूद होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल पे वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। हमने डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, और हर ट्यूब्यूल के अंदर 3 छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने आपको याद करवाया था। इसका मतलब 27 ट्यूब्यूल्स होती हैं टोटल, ठीक है। तो इसकी जो डुप्लीकेशन होती है जी, बिल्कुल वेरी गुड, सारे आंसर ठीक कर रहे हैं। तो एस फेज के अंदर इसकी मोस्टली डुप्लीकेशन हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट है, द डैश चेक पॉइंट इज आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। कौन सी चेक पॉइंट है जिसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट का नाम दिया जाता है? आपकी G1 पॉइंट, एम चेक पॉइंट, G2 या नन ऑफ दी। जी बच्चों, कौन आंसर करेगा, रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट किसको कहा जाता है? हमारे पास आपने देखा होगा सेल साइकिल के अंदर जो है उसके हर फेज के अंदर जो है डिफरेंट चेक पॉइंट्स मौजूद होती हैं। अच्छा, मारिया कह रही है जी विल, वेरी गुड, G1 हमारी गुड आंसर। तो G1 चेक पॉइंट को जो है कॉमनली क्या कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर भी हम देखते हैं चेक पॉइंट्स को, एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको मेमोराइज करने के लिए। तो अच्छा, सेल साइकिल को आपको पता है कि हमारे पास सेल साइकिल को दो तरह से हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं माइटोसिस, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल हमेशा दो सेल के अंदर डिवाइड होता है, आपने पढ़ा होगा। और मोस्टली माइटोसिस डिप्लॉइड्स जो है उनके अंदर हो रही होती है। लेकिन जो मियोसिस होती है उसके अंदर एक सेल से चार सेल्स बनते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी गैमीट सेल्स होते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो है मियोसिस हो रही होती है। ये आपने देखा होगा। अब जो माइटोसिस होती है उससे पहले एक फेज होता है इंटरफेज। इंटरफेज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसको हम जो देखते हैं जब, तो इसके अंदर तीन फेज आते हैं। G1 जिसे कहते हैं गैप वन फेज, एस फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। यहाँ के ऊपर क्या होता है, सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होती है। इसके अलावा हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, वो डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअली हमारा एस फेज के अंदर होता है। और दूसरा होता है G2 फेज।
अब G2 फेज के बाद हमारे पास हमेशा डिवाइडिंग फेज होता है जिसे माइटोसिस फेज कहते हैं। और माइटोसिस के आपको हमेशा आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि इसके 5 फेज होते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और एंड पे क्या होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि एक सेल जो है वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। अच्छा 2017 के अंदर आया हुआ था कि सेल साइकिल के एंजाइम को आइडेंटिफाई करना है आपने, तो जल्दी जल्दी इसको देखें कौन से सेल साइकिल के एंजाइम है यहाँ पे। पेरोक्सीडेज है, सीडी काइनेज है, बोथ है या नन ऑफ दीज? तो मैं गुड, वेरी गुड, काइनेज, एक्सीलेंट। तो सीडी काइनेज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेल साइकिल के अंदर मौजूद होती है। अच्छा ह्यूमन के अंदर जो है एवरेज अगर आप लाइफ साइकिल को देखें कि सेल कब डिवाइड होता है या उस कितना टाइम लगता है, तो ह्यूमन के अंदर जो है 24 आवर्स लग रहे होते हैं एवरेज, जो हमारे पास सेल साइकिल को डिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन जो यीस्ट होता है, यीस्ट को डिवाइड होने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगता है, उसको 90 मिनट्स लगते हैं। आपने अपनी जो एफएससी की बुक है वहाँ से टैली कर लेना है, बहुत आसान चीज़ है। 90 मिनट्स यीस्ट को डिवाइड होने के लिए लगते हैं। अच्छा मुझे आंसर करें कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है सेल साइकिल का आपके अकॉर्डिंग? G1 होता है, एस होता है, G2 होता है या माइटोसिस होती है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का कौन सा होगा इनके जो मैंने पूछा हुआ इसमें से? जी मैं जल्दी बताएं कौन बच्चा आंसर करेगा? तो इंटरफेस 90%, ठीक है जी, इंटरफेस 90% ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पूछा हुआ G1 एस या G2 फेज के अंदर से। अच्छा एस फेज जो है 19 आवर्स कह रहे हैं आप लोग, नहीं 19 आवर्स तो नहीं है एस फेज। अच्छा आंसर जो है इसका एस फेज है। तो एस फेज जो है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लग रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम एक तरफा जो है आप लोगों ने याद रखना है कि एस आवर जो है राउंड अबाउट जो है 10 आवर्स लेता है। जी वेरी गुड समीरा, बिल्कुल ठीक कह रही है। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो आपका एस फेज के अंदर लगता है। एस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा होता है कि एक तो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन होती है, दूसरा डीएनए की रेप्लिकेशन, बड़ा ही डेलिकेट और सेंसिटिव हमारे पास प्रोसेस होता है, एरर प्रोन प्रोसेस होता है डीएनए की रेप्लिकेशन का। तो वो हमारे पास एस फेज के अंदर होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है अपने माइंड के अंदर। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेल की जो है इंटरनल जो है हमारे पास क्लीवेज होती है। मतलब सेल जो होता है इनवर्ट जो होती है उसकी इन्वेजिनेशन बनती हैं, और एट द एंड जो है दो सेल्स आपस में जो है सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि गोल्गी अपरेटस से छोटे छोटे वेजिकल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। वो वेजिकल्स एट द सेंटर ऑफ द सेल जो है अलाइन हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं एक सेल प्लेट बना देते हैं। और ये सेल प्लेट हमारे पास क्या करती है, ये दो एक सेल को दो सेल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है अपने। अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी सेल साइकिल की रेगुलेशन की। जैसे मैंने अभी बताया था कि सेल साइकिल के क्या स्टेप होते हैं, पहले G1 होता है, फिर एस होता है, फिर G2, एट द एंड माइटोसिस, जिसको हमने 4 स्टेप के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है। अब होता क्या है कि हर प्रोसेस या हर फेज के बाद जो है एक चेक पॉइंट होती है। अब ये चेक पॉइंट क्यों जरूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि ताकि ये इंश्योर किया जाए कि नेक्स्ट फेज में जाने से पहले किसी तरह की जो एरर जो है मौजूद ना हो। फॉर एग्जाम्पल G1 फेज के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन की डुप्लीकेशन होती है, सेल अपने पास जो है एटीपी को अकुमुलेट करता है, क्योंकि आगे उसको बहुत ज़्यादा एटीपी चाहिए होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम है या एटीपी पूरी नहीं होती, तो सेल क्या करता है कभी भी G1 से एस फेज की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है। और क्या किया जाएगा कि इस नाके के ऊपर, या जिसे हम चेक पॉइंट कह रहे हैं, इसके ऊपर सेल साइकिल को स्टॉप कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें कि ये वाला चेक पॉइंट क्या इंश्योर करता है, सेल साइज को, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी को, डीएनए डैमेज को और ग्रोथ फैक्टर्स को चेक। अच्छा उसके बाद यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट मौजूद है जो डीएनए को डैमेज को चेक कर रहा है या कंप्लीशन ऑफ डीएनए को चेक कर रहा है। उसके बाद थर्ड चेक पॉइंट आपका एम और G1 चेक पॉइंट है, जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को देख रहा होता है मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे दो चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, जिसको हम CDK कहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपके सेल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साइक्लिन्स हैं, जिनके नाम आपने एक सीक्वेंस के अंदर आपने याद रखना है, DAB। ठीक है, DAB आपने याद रखना है, DEAB। DAB आप याद रखेंगे, किस तरह से याद रखेंगे? तो यहाँ पे आप देखें कि आपके जो साइक्लिन जो डी है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, G1 फेज के अंदर। डी से DE,
उसके बाद साइक्लिन ई जो है वो G1 और S फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है। साइक्लिन ए जो होती है वो S फेज के अंदर और G2 फेज के अंदर होती है। और सबसे आखिर पे बी से जो है माइटोसिस, जो आखिरी है बी वाली आपकी साइक्लिन, वो माइटोसिस फेज के अंदर इन्वॉल्व होती है। अच्छा, एक और चीज आपने क्या करना है, आपको पता है कि मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 है उसको 5 फेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो मियासिस का फेज 1 होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, पैकीटीन स्टेज के ऊपर। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। बाकी चीजें आपने अच्छे से जो है रिवाइज कर लेनी है एक दफा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, बेरी बेरी इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन बताएगा जी, जल्दी जल्दी बताएं, हमने बहुत डिटेल के अंदर विटामिन देखे थे। तो बेरी बेरी किसकी डेफिशिएंसी से काज होती है? सादिया अफजल नहीं जी, कंफ्यूज कर रही है। B3 की डेफिशिएंसी से नहीं काज होती जी। मरियम खालिद, गुड। B1 की डेफिशिएंसी से हमारे पास पेरी पेरी काज होती है। तो पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। B1 को हम क्या कहते हैं, थायमीन। B3 की डेफिशिएंसी से काज होती है पेलेग्रा, मैंने आपको याद करवाया था। पेलेग्रा। B3 को कहते हैं नियासिन। अच्छा, नेक्स्ट है पेलेग्रा इज काज टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अभी आप लोगों ने बताया। तो B3 की डेफिशिएंसी, B3 को कहते हैं नियासिन। तो मैंने आपको कहा था आपने क्या याद रखना है, 3 पागल। ठीक है, तो 3 पागल से क्या, पेलेग्रा। तो पेलेग्रा जो है वो काज हो रही होती है हमारे पास B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है गम ब्लीडिंग इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, गम ब्लीडिंग किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है जी, जल्दी बताएं। अच्छा, सुमेरा बता रही है विटामिन सी, जारा पास कह रही है विटामिन सी जी, वेरी गुड। तो हमारे पास एक आपने पढ़ा होगा कि ब्लड जो है क्लॉटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन के। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तब भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो कम ब्लीडिंग होती है ये हमेशा होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। हमने क्लास के अंदर इसको अच्छे से डिस्कस किया था जी। उमर, वेरी गुड। अच्छा, विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर मैंने बताया था कि आपने इसको एज अ रूल याद रखना है कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा आपका विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बायोटिन। The next है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज काज डू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मोस्टली पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, मुझे आंसर करें जल्दी जल्दी। मैंने आपको 2 विटामिन बताए थे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो बच्चे क्लास में मौजूद हैं यहाँ पे, जल्दी आंसर करें जी। जी, मरियम बता रही है B12, बुशरा बता रही है B12, ठीक है जी, गुड। तो जी, भी मोस्टली बच्चे ठीक बता रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि B12 की डेफिशिएंसी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। एक और विटामिन का मैंने नाम बताया था, B9 की वजह से भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जो B6 है इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, लेकिन उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये दोनों एनीमिया को आपने डिफरेंशिएट याद रखना है कि B6 की वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट है जी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आर वाज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो बुक थी वो किसने लिखी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। पिछले 2 एमसीक्यूज में चले गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आप कंफर्म कर सकते हैं कि आवाज़ क्लियर है या अभी भी कोई मसला आ रहा जी सर, अब बिल्कुल क्लियर वॉइस है। चलिए जी, थैंक यू मैम। जी बच्चों, आपको भी क्लियर आ रही है? अगर अब भी किसी बच्चे का इशू है, अब तो मैंने कनेक्शन भी चेंज किया है, तो मेरे ख्याल में फिर शायद उसका इंटरनेट का मसला है, तो आप दोबारा से लीव करके ज्वाइन करें एक दफ़ा। हम स्टार्ट करते हैं जी अगेन जहाँ पे हमने लीव किया था। तो अच्छा जी, विच इज़ करेक्ट फॉर होमोलोगस ऑर्गन्स? तो होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है कि उनकी अनाटमी डिफरेंट होती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है, कन्वर्जेंट होती है, ऑल ऑफ दीज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, जल्दी बताएं। अच्छा, मैं 57 से बता देता हूँ। मैंने बताया था कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर कार्लस लीनियस जो था वो बिलीव करता था। ठीक है, और फिर हमने बात की थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का जो पोस्टुलेट है वो था लमार्किज्म का। जो नेचुरल सिलेक्शन है इट कम्स अंडर दी चार्ल्स डार्विन। और थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो बैलेंस ने पेश की थी। या इसका आंसर दें जी जल्दी, कौन सा जो है होमोलोगस ऑर्गन के लिए करेक्ट है कि होमोलोगस ऑर्गन के अंदर क्या होता है?
ABCD कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? जल्दी जल्दी बताएं जी। उमैर कहाँ पे चले गए? उमैर काइंडली, बाकी बच्चे जो क्लास में मौजूद होते हैं बताएं ज़रा। डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था, एवोल्यूशन में बात बात डिस्कस करवाया था। अच्छा, डाइवर्जेंट सादिया बता रही हैं, गुड। सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा। अच्छा, मैसेज सेंड नहीं हो रहा, और कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है मैसेज जो है वो लेट हो जाता है। अच्छा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ठीक है जी। अच्छा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जी बिल्कुल ठीक है होमोलोगस ऑर्गन के लिए। तो इसको हम आगे चल के देखते हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हार्डी वैनबर्ग थ्योरम? हार्डी वैनबर्ग थ्योरम के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है? तो मैंने आपको याद कहा था कि उसके अंदर जो है म्यूटेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होती हार्डी वैनबर्ग के अंदर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। जो म्यूटेशन होती है और जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। और जो हमारे पास हार्डी वैनबर्ग है, वो ऐसी पॉपुलेशन या आइडियल पॉपुलेशन के केस के अंदर हमारे पास अलील फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का एक थ्योरम है, जिसके अंदर कभी भी कोई म्यूटेशन नहीं होती। तो इसको हम इसके पोस्टुलेट भी देखते हैं थोड़ा सा जी। वेरी गुड। तो मैंने आपको कहा था कि आपने होमोलोगस और एनालोगस के अंदर से एक चीज को याद करना है। तो मैंने कहा था आपको, आपने याद रखना है होमोलोगस ऑर्गन को। आपने याद कैसे रखना है? आपने जो एक मिनोमिक याद रखना है, ऐड, ठीक है, जैसे आप जो मैथ के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन आपने ऐड के जो स्पेलिंग याद करने हैं ना, वो याद रखने हैं AAD से, ठीक है। तो आपने इसको कैसे सिंपली याद रखना है? होमोलोगस ऑर्गन के लिए ऐड है, होमोलोगस ऑर्गन के लिए ऐड है। अब इसके अंदर डी है, डी से दो चीजें बनती हैं, एक होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो सबसे जो बड़ा मसला, बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो आपका सॉल्व हो गया कि डी से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन के अंदर। दूसरा, डिफरेंट फंक्शंस। दूसरा डी, डी से क्या बनेगा? डिफरेंट फंक्शन। तो डी से दो चीजें बनी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और डिफरेंट फंक्शन। अच्छा, बाकी जो दो ए है, अगर देखें तो दोनों ए सेम है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे होगा कि सेम एंसेस्ट्री एंड सेम अनाटमी। ए से क्या होगा? सेम एंसेस्ट्री, एंड सेकंड ए फॉर सेम अनाटमी। तो आपने सिर्फ होमोलोगस को याद करना है और एनालोगस उसको उसका रिवर्स कर देना है। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन इसकी दूर कर सकते हैं। फिर हमने बात की हार्डी वैनबर्ग की, कि ये एक ऐसा हमारे पास आइडियल सिचुएशन है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जहाँ पे कभी म्यूटेशन नहीं होती। तो इसके जो पोस्टुलेट है 5, बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेशन नहीं होती, ना ही पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग होती है, ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन होती है, और ना ही उनके अंदर कोई जीन फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम के जरिए किसी भी अलील की जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। आपने पढ़ा होगा P+Q = 1। यहाँ पे P जो होता है वो डोमिनेंट अलील के लिए होता है, और Q जो होता है वो रिसेसिव अलील के लिए होता है। तो इसको आपने एक दफा रिवाइज कर लेना अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी क्विकली। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन। तो मैंने क्लास में भी बताया था, तो ये लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था कि वर्नलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारे पास हार्मोन होता है उसको वर्नालिन कहते हैं जी। सादिया गुड। तो हमारे पास एक्डाइसिन का भी पूछा हुआ है उन्होंने। तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमारे पास एक्डाइसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर ये एक्डाइसिन इन्वॉल्व होता है। और वर्नलाइजेशन हमारे पास क्या होता है कि जो लो ट्रीटमेंट के ऊपर या लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाया जाता है, उसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। तो एनर्जी फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है? जल्दी जल्दी बताएं जी। ए ऑप्शन, बी, सी या डी? सर यूनिडायरेक्शनल। एक्चुअली यहाँ पे मौसम खराब है, उस वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, दैट्स व्हाई आज थोड़ा सा इशू आ रहा है। जी बच्चों, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं अगेन स्लाइड शो करता हूँ। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का यहाँ तक हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो उसके बाद में फॉर डिस्कशन के बाद फ़ौरन से इम्तियाज़ साहब जो हैं वो मौजूद हैं, तो इम्तियाज़ साहब आ जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ही मैं डिस्कशन को ख़त्म करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का जो है आंसर क्विकली से जो है कर सकूँ, ठीक है। तो किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ईमान फातिमा, बिल्कुल वर्नलाइजेशन जो है कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो है मोस्टली इसको किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो है टेम्परेचर की वजह से आपको पता है सनलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए।
तो इसके अंदर हमारे पास कोल्ड कंट्रीज के अंदर जो है वर्नलाइजिंग को जो है वर्नलिन हार्मोन को एम्प्लॉयड किया जाता है और वहाँ पे फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जाती है। अच्छा, इकोसिस्टम के अंदर हम बात कर रहे थे कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो आप लोग बता रहे थे मुझे कि बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं कि यूनि डायरेक्शनल होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोड्यूसर से लेके आपके जो टर्शरी कंज्यूमर है वहाँ तक एनर्जी का फ्लो हमेशा हीट की फॉर्म में होता है। तो एनर्जी इज लॉस्ट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस वजह से ये हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। तो विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस का, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे पास और मीथेन गैस भी। तो ऑल ऑफ दीज वेरी गुड सादिया, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, द स्पीशी दैट डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, उसको हम क्या कहते हैं? बहुत ही आसान, आपके ये जो अभी कुछ दिन पहले जो है जोलॉजी का पेपर हुआ उसके अंदर ये इकोलॉजी के एमसीक्यूज आए हुए थे, तो ये मैंने ऐड किए हुए। उसके अंदर एक्सटिंक्ट उसके कहते हैं कि जो स्पीशी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसे एक्सटिंक्ट कहते हैं, और जो नियर टू एक्सटिंक्शन होता है उसे इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लाल सुहानरा पार्क नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेट होता है? लाहौर में, मुल्तान में, BWP में या चित्राल में? तो आपने याद रखना है जी, वेरी गुड। सर तो लाल बहावलपुर में सुहानरा है पार्क ये। जो है बहावलपुर के अंदर मौजूद होता है, तो आपने ये अपने ज़हन के अंदर रखना है, BWP में। अच्छा, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कीटो शुगर। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, मैंने बताया था कि जिसके अंदर कार्बोनिल कार्बन जो है किसी भी चेन के टर्मिनल पोजीशन के ऊपर होता है वो एल्डो शुगर होती है, ठीक है? तो ग्लूकोज एल्डो शुगर है। नगीना नहीं, बिल्कुल गलत बता रही हैं आप। जो ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये भी एल्डो शुगर है। आपने इस तरह याद रखना है, इसकी जो दूसरी फॉर्म होती है आपको पता होगा अच्छे से, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, DHA 3 फास्फेट जिसे कहते हैं, जो आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो वो जो होता है वो कीटो फॉर्म होती है, ठीक है? ये एल्डो फॉर्म है। तो फ्रक्टोज जो है ये कीटो शुगर है, और मैंने बताया एल्डोज के अंदर कार्बोनिल कार्बन टर्मिनल्स के ऊपर होता है, लेकिन जो कीटोज ग्रुप होता है या शुगर होती है इसके अंदर कार्बोनिल कार्बन विद इन द चेन मौजूद होता है, ठीक है? तो आपने याद रखना फ्रक्टोज एक कीटो शुगर है और DHA3P भी एक कीटो शुगर है। मेजॉरिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर, मेजॉरिटी ऑफ द अमाइनो एसिड कौन सी फॉर्म के होते हैं? D फॉर्म, L फॉर्म या बोथ या नॉन? अच्छा जी, वेरी गुड। तो मेजॉरिटी ऑफ द अमाइनो एसिड L फॉर्म के होते हैं, और जो D फॉर्म के अमाइनो एसिड है मोस्टली वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, तो L फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ब्रेडफोर्ड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है? प्रोटीन्स के लिए, लिपिड्स के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए? जी नगीना, गुड, एक्सीलेंट। तो लिपिड्स के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, गुड सादिया। तो लिपिड्स के लिए कह रहा हूँ, प्रोटीन्स के लिए यूज किया जाता है ब्रेडफोर्ड टेस्ट। तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बेनेडिक्ट टेस्ट है, बारफोर्ड टेस्ट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? और जो प्रोटीन्स या हमारे पास लिपिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट यूज होते हैं उसको भी आपने रिवाइज कर लेना एक दफ़ा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किसके लिए कॉमनली यूज किया जाता है। अच्छा, विच टाइप ऑफ DNA इज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक? वाटसन और क्रिक ने कौन सी फॉर्म ऑफ DNA को डिस्कवर किया था? आपको पता होगा कि DNA की 3 फॉर्म होती हैं, A फॉर्म, B फॉर्म और Z फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर की थी? इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर वो राउंड अबाउट 10 होते हैं। A फॉर्म के अंदर जो होते हैं वो 11 या 11.5 होते हैं, जबकि हमारे पास जी फॉर्म के अंदर हमारे पास 12 बेस पेयर होते हैं राउंड अबाउट। अच्छा, सादिया कह रही हैं जी, नगीना कह रही हैं बी। जी नगीना, गुड, आपका आंसर ठीक है। तो बी फॉर्म जो है वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर की थी, तो मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है हमारे सेल्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर विच कोफैक्टर? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रेस्पिरेशन के अंदर, जो ये एंजाइम है इसके अंदर कौन सा हमारे पास होता है कोफैक्टर, या जो इसे एक्टिवेटर कहते हैं एक्चुअली? कौन बताएगा जी? मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। सादिया कह रही है मैंगनीज, उमैर कह रहे हैं जिंक। जी उमैर, गुड, वेरी गुड। अरूज मैग्नीशियम नहीं, अरूज गुड, गलत बता रहे हैं। तो आपने याद रखना है एक दफ़ा अपने सेन के अंदर कि मैग्नीशियम मैंने बताया था कि DNA जो पॉलीमरेज होते हैं उनके लिए चाहिए होता है, ठीक है? DNA पॉलीमरेज के लिए चाहिए होता है, DNP। और जिंक जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए रिक्वायर होता है। अच्छा, प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड ड्यू टू,
प्रोटीन्स डीनेचर होती हैं, आपको पता है जब टेम्परेचर हाई होता है तब, ठीक है, और जब हाई पीएच होती है तब ये ज्यादा डीनेचर होती हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच से जब आप हाई करते हैं पीएच को तब ये प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं। तो आपने पीएच का टेबल मैंने बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 1 से 2 एंजाइम की जो है मोस्टली पूछी भी गई है आपकी पीपीएससी में, तो कोई पता नहीं होता पीपीएससी का, तो आपने एक दफा उनको रिवाइज कर लेना है पीएच को, जो आपका टेबल मेंशन है एफएससी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कौन सा है। मैंने डिटेल के अंदर ये क्लास में बताया था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वार्टरनरी है। आपको पता है प्रोटीन के 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी के अंदर आपको पता है कि लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, सेकेंडरी के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास अल्फा और बीटा शीट्स बनती हैं, आपको पता होगा अच्छे से। फिर जो किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड, मतलब अगर ये हमारे पास सिंगल है, सब यूनिट है, तो इसकी आपस के अंदर जो फोल्डिंग होती है और जो इंटरेक्शन होता है वो टर्शरी हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर आता है। जबकि एक से ज्यादा जो चेंज होती है उनका आपस के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो क्वार्टरनरी के अंदर आता है, ठीक है। तो कौन आंसर करेगा, मैंने क्लास में बताया था जी। जहरा, उमैर वेरी गुड, नगीना गुड। तो टर्शरी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि अगर किसी भी प्रोटीन का, आपको पता है ना, मायोग्लोबिन का एक सब यूनिट होता है और आई थिंक इसके अंदर 173 अमीनो एसिड होते हैं, अगर मैं जो मुझे रिकॉल कर रहा हूँ, और हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं या 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, और सबके अंदर कितने होते हैं, 574 अमीनो एसिड होते हैं, आपको याद होगा। तो मैंने बताया था कि ऐसी प्रोटीन्स या एंजाइम जिसके अंदर एक सब यूनिट होता है, जैसे ये मैंने भी बताई यहाँ पे, तो उसका जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या स्ट्रक्चर होता है वो होता है टर्शरी, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन है, इसकी 4 चेन्स है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब ये आपस के अंदर इंटरेक्ट करती हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वार्टरनरी होता है। चीज आपने याद रखनी है कि एक से ज्यादा सब यूनिट होंगे तब हमारे पास हाईएस्ट लेवल जो स्ट्रक्चर जो होगा वो क्वार्टरनरी होगा। अच्छा, एक चीज आपसे मैंने उस दिन भी पूछी थी, मुझे जल्दी जल्दी आंसर करें कि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड है तो इसके अंदर टोटल पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर करें जी। 571, 570, 572 या 573। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करें इसका, मैं फिर बताता हूँ उसको आपको आंसर। कोऑपरेटिविटी फिनोमेना इज सीन इज, तो कोऑपरेटिविटी फिनोमेना किसके अंदर देखा जाता है, तो आपको पता है ये हमेशा हीमोग्लोबिन के अंदर कोऑपरेटिविटी का फिनोमेना देखा जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक खास किस्म का फिनोमेना होता है जिसे कोऑपरेटिविटी कहते हैं, तो आपने माइंड में रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पे बाइंड करती है, आयरन के साथ, जब आयरन Fe+2 स्टेट के अंदर होता है। जब Fe+3 स्टेट के अंदर होगा तब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी। फिर मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ बाइंड करता है, तो ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इनहिबिटर दैट बाइंड्स टू द अलोस्टेरिक साइट, अलोस्टेरिक साइट कहते हैं अदर देन द एक्टिव साइट, तो वो कहाँ पे बाइंड करता है, मैंने बताया था शायद क्लास के अंदर भी कि हमारे पास, जल्दी जल्दी बताएं जी। अच्छा, 573 का आ रहे हैं, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एट द एंड, आप लोग इसका आंसर करें कि इनहिबिटर जो अलोस्टेरिक साइड में बाइंड करते हैं, मैथ नहीं, हाँ जी गुड, नो आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी, गुड, वेरी गुड मैथ, आपको याद है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है जो अलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करते हैं। तो इसको एक दफा एंड पे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हीमोग्लोबिन की ना 2 स्टेट होती हैं, आपको पता है। एक स्टेट होती है जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, और उस केस में आप पढ़ा होगा कि उसे कहते हैं डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता उस स्टेट को कहते हैं टी स्टेट या 10th स्टेट, ठीक है। दूसरी स्टेट जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है तो उसको हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस स्टेट के अंदर हम क्या कहते हैं, आर स्टेट। आर स्टेट का मतलब होता है रिलैक्स स्टेट। अब हीमोग्लोबिन के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिविटी। अब कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब है, आपको पता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर ये स्पेशल फिनोमिना होता है कोऑपरेटिविटी का। तो अब होता क्या है, जैसे ही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड कर जाता है एक सब यूनिट के साथ, तो बाकी बकिया जो 3 सब यूनिट होते हैं
उनके अंदर एक इस तरह का कन्फर्मेशनल चेंज आता है या उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आता है जिसकी वजह से बाकी जो 3 ऑक्सीजन होते हैं उनकी बाइंडिंग बहुत ही इजी हो जाती है। इसका मतलब है कि जो पहला ऑक्सीजन है उसको बाइंड करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है उसकी वजह से बाकी सब यूनिट्स के अंदर चेंज आता है जिसकी वजह से बाकी ऑक्सीजन जल्दी बाइंड कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिविटी। अच्छा, एंजाइम्स की बात कर लें। मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाकू होते हैं जो सामने से वार करते हैं और ये हमेशा इनहिबिटर एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर चोर होते हैं जो घर की दीवार फलांग के जाते हैं। तो कैसे फलांग के जाएंगे जी? एंजाइम की जो दूसरी साइड होती है ना, अलोस्टेरिक साइड, ये चुपके से आके वहां पे बाइंड करेंगे और इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एक्टिव साइट का और सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। और तीसरा, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम जो है और सबस्ट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा ये इनहिबिटर तभी आके इसको इनहिबिट कर सकता है। तो ये तीनों चीजें आपने जो है अपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अकर इन। कौन से ऑर्गेनली के अंदर जो मॉडिफिकेशन होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की? बहुत ही आसान एमसीक्यू है जी, जल्दी आंसर करें जी। गुड। तो गोल्गी अपरेटस के अंदर जो है हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है। हमने क्या कहा था कि गोल्गी अपरेटस इज अ टीसीएस हाउस ऑफ द सेल, तो आपने याद रखना है। फिर ईआर के फंक्शन आपको पता होंगे कि ईआर की 2 टाइप्स थी, एसईआर और आरईआर, तो उसको हमने डिटेल के अंदर देखा था। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी कि इसका पीपीएस में जो पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस, ठीक है। तो मैं नहीं, गोल्गी अपरेटस टीसीएस हाउस जो कहा था हमने, याद है आपको? तो क्लास के अंदर हमने देखा था इसको। अच्छा, व्हेन रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इट इनिशिएट द इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस, तो ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तो कौन आंसर करेगा जी? इसको डिटेल के अंदर हमने देखा था कि कौन सा जो कंपोनेंट है जब माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होके साइटोसोल के अंदर आता है तो अपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट हो जाता है। वो कंपोनेंट क्या था आपको याद है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमने पढ़ा था उसको कि वो जो कम्प्लेक्स 3 होता है और 4 होता है उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। बिल्कुल जी सादिया, गुड। हेमंत, गुड। तो साइटोक्रोम सी जो होता है 3 और 4 के दरमियान जो मौजूद होता है वो ये इनिशिएट कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इंक्रीज ड्यू टू। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस वजह से इंक्रीज होती है? तो हमने बात की थी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया। फिर हमने कहा था कि जब अनसैचुरेशन को इंक्रीज करेंगे तब हमारे पास मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। फिर थर्ड, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है कि कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट इंक्रीज करने से सेल मेम्ब्रेन में उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको पता है एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की कितनी फिनोटाइप्स है? 4 फिनोटाइप्स है। ये आपके जोलॉजी के पेपर के अंदर पूछा हुआ था। और इसका जो क्रोमोसोम, इसकी जो लोकस है एपीओ का, ये कहाँ पे मौजूद है आपने याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद है। और ये किसकी एग्जांपल है जी? बिल्कुल गुड जी, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलील्स की भी एग्जांपल है। बोथ ऑफ दीज इसका आंसर ठीक है। आपने याद रखना है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स एंड कोडोमिनेंस। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी एग्जांपल है जी? ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, ऑटोसोमल रिसेसिव की है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव की है? मैंने आपको कहा था ना कि हर जो है इनहेरिटेंस पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने 2 से 3 एग्जांपल आपने याद रखनी है। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट की हंटिंगटन डिजीज बड़ी फेमस एग्जांपल है जी। बिल्कुल नगीना, वेरी गुड। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास होता है। इसी तरह हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। और मैंने आपको ये याद कहा था, याद रखना है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेज होती हैं या डिसऑर्डर होते हैं वो हमेशा फीमेल के अंदर अपेयर होते हैं मोस्टली, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फीमेल होती है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट फीमेल में ज़्यादा होंगे। और एक्स लिंक रिसेसिव, तो बेचारे जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा रिसेसिव होते हैं, सप्रेसिव होते हैं। तो इस वजह से एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो मेल के अंदर अपेयर होते हैं। तो ये आपने अपने माइंड के अंदर रख लेनी है 2 चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी।
और क्या ये क्रॉस आपने देख लेना है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितनी होती हैं? अच्छा, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 2 होती हैं। अच्छा, कौन कह रहा है? एमन कह रही है, ठीक है, नगीना भी कह रही है 2। अच्छा, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होती हैं 1। तो इसको आपने, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फिनोटाइप जो होती है 1 नहीं होती है इसकी। अच्छा, जेनेटिक्स, तो एक तो आपने ये रेशियोज को अपने माइंड में रख लेना है, इनको रट्टा लगा लेना है। एक तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी, दूसरा पेपर के अंदर भी जो है ये पूछी जाती हैं। और नॉन मेंटेलिनियन जेनेटिक्स के अंदर इसकी डिफरेंट रेशियो होती है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो रेशियो होती है हमेशा 1:1 होती है, ठीक है। एपिस्टेसिस की आपको पता है उसकी 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं और हर की डिफरेंट जो है रेशियो आती है। लेकिन ये मोस्टली रेशियो है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अच्छा, ये एक दफ़ा आपने देख लेना है। मैंने भी बताया एबीओ की 4 फिनोटाइप्स हैं, एग्जाम में जोलॉजी में पूछा हुआ है। और कोडोमिनेंस, और हमारे पास मल्टीपल जो है, हमारे पास इसका क्रोमोसोम 9 था, मिस्टेकनली मैंने 11 बोल दिया, तो आपने इसको देख लेना है। आपको याद हो जाएगा आपकी 11 नहीं, क्रोमोसोम 9 मौजूद था, ठीक है। तो टोटल जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है दे आर मोर देन 30। यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB है और यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना एक दफ़ा। अच्छा अच्छा, होलांटिक जीन्स मैंने बताया था क्लास के अंदर। होलांटिक जीन्स जो होते हैं क्या, कौन से होते हैं? कोई डेफिनेशन बता सकता है या कोई किसी को आइडिया थोड़ा सा? Sir, Hollandric genes are the genes which are present on Y chromosomes. जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो होलांटिक जीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, मैंने बताया था कि जो वाई क्रोमोसोम है उस पे मोर देन 50 या जो है राउंड अबाउट जो है 235 से भी ज़्यादा जो जीन्स मौजूद होते हैं। और एक एक्स क्रोमोसोम पे हमारे पास कितने, मोर देन 1500 जीन्स होते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था, शायद मुझे याद जो आ रहा है, कि अगर फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल के अंदर एक फिनोमिना होता है डोजेज कंपनसेशन का, जिसके अंदर से एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया जाता है। इसको कहते हैं एक्स इनएक्टिवेशन। और ये एक्स जो इनएक्टिव हो जाता है ये बार बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बाकी हमने बात कर ली। अच्छा, एक फार्मूला होता है जो है यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपने नंबर ऑफ फिनोटाइप या गैमीट्स काउंट करने हैं ना, तो 2 की पावर होती है n। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये मोस्टली एक दो देखा है, ट्रेंड देखा हुआ है कि एक दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ना इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, क्रॉस बना के आता है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप बताएं, नंबर ऑफ गैमीट्स बताएं। अच्छा, दूसरा है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, तो उसके लिए 3 की पावर n यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे n जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, सही है। अब मैंने जो आपको क्रॉस दिखाया हुआ था उसके अंदर आप देख लें कोई भी हेट्रोजाइगोट नहीं था, ठीक है, कोई भी हेट्रोजाइगोट नहीं था। तो जब मैंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ फिनोटाइप। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर n है, n यहाँ पे था 0, क्योंकि हेट्रोजाइगोट कोई भी नहीं था। हेट्रोजाइगोट का मतलब कि एक डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है, लेकिन वहां पे 0 था, तो 2 की पावर जब 0 होगी तो वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो फिनोटाइप है वो 1 बनेगी। वैसे भी कॉमन सेंस था कि दोनों जो है एक ही तरह की होमोजाइगस डोमिनेंट स्पीशीज थी, तो उसके अंदर फिनोटाइप भी हमेशा एक ही आएगी। तो ये इस तरह से आप क्रॉस करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, मैं अच्छा मैंने पूछा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं, तो उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कितने होंगे? मैंने क्लास में आपको बताया था लेकिन आप लोग भूल गए हैं शायद। तो उसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो 570 होते हैं, ठीक है। तो उसकी कितनी चेन्स होती हैं? 4 चेन्स। तो टर्मिनल एंड्स तो आपको पता है यूनाइट नहीं होते ना एक दूसरे के साथ हर चेन की। तो 574 के अंदर से हम 4 माइनस कर दें, 4 चेन्स का एक एक एंड जो है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 570। तो 570 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। और अगर आपसे इस तरह पूछ ले कि हमारे पास ट्राई पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड का मतलब है 3 पेप्टाइड है, 1 2 3, तो इसके अंदर वो मोस्टली पूछता है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो आप देखें यहाँ पे 1 बॉन्ड और यहाँ पे 2। अमाइनो एसिड तो 3 है लेकिन उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 2। तो आपने ये चीज भी याद रखनी है। एक्सक्यूज मी सर। चले जी, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो काइंडली पूछिए जल्दी, नहीं तो इम्तियाज साहब को मैं टेक ओवर करता हूँ क्लास। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, ये मेजॉरिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये आपने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। एग्जिस्ट करते हैं, और जो डी फॉर्म वाले होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। एक और चीज है कि कार्बोहाइड्रेट का भी पूछा जाता है, और आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो है वो डी फॉर्म के अंदर होते हैं, सही है। अमाइनो एसिड एल फॉर्म के अंदर होते हैं मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया?
जी कोई पार्टिसिपेंट बता दे कि स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है सर सर। जी चलें जी, थैंक यू। ओके, चलें जी, बायोलॉजी का जो आपका पॉडनी में बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सर आमिर ने डिस्कस कर दिए। तो जो कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या मोस्टली रिपीट हो चुके हैं यूपीएससी बॉटनी के टेस्ट में, उनकी फाइल कुछ हमने प्रिपेयर की है, तो इसकी हम जो है एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, आप साथ साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। आई थिंक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट है हमारे साथ, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इनबॉक्स के अंदर कि अपने माइक को अनम्यूट करके इसका रिस्पॉन्ड करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बॉडी से रिलेटेड, द cyanobacteria are also called as blue green algae. Why? Due to presence of phycoerythrin, phycocyanin, phycobiliosome और none of above। जी सादी बता रही हैं फाइकोसयानिन। आई थिंक 26 अबव हमारे पास हैं ये पार्टिसिपेंट्स। तो अगर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगी तो काफ़ी चीज़ें आप लोग जो है वो लर्न कर लेंगे। स्लाइड शो नहीं हो रही, आप लोग रीज्वाइन करें, आपको स्लाइड शो हो रही होगी। जी ए ऑप्शन फाइकोरिथ्रीन, फाइकोसयानिन, फाइकोबिलियोसोम एंड नन ऑफ दीज। फाइकोसयानिन, जी बिल्कुल, फाइकोसयानिन इज अ राइट ऑप्शन। हम इसको बारे में साइनोबैक्टीरिया के रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है हम उसको भी देख लेते हैं। इसको देखिएगा जरा, अपने स्क्रीन को जूम आउट कर लें अपने मोबाइल फोन से। साइनोबैक्टीरिया आर एक्वेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, they live in water and can manufacture their own food because their bacteria they acquire small and usually unicellular. So these are only these photosynthetic bacteria have phycocyanin, a pigment which gives them blue color। ये क्वेश्चन जो है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ये पॉडनी के टेस्ट के रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था लैक्टोबैसिलस इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, ये राउंड शेप्ड है, या ऑल कैटेगरीज में ये फॉल करता है लैक्टोबैसिलस। सो व्हाट्स अबाउट दिस रॉड शेप बैक्टीरिया? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट। आपने देखना है, अब आपने क्या करना है, आपको सर आमिर ने शायद बताया भी होगा, मैं आप थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आपने इसकी स्टेम बैक इंजीनियरिंग करनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी इसके डिस्ट्रैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की कौन सी एग्जांपल्स हो सकती है, सिमिलरली राउंड शेप बैक्टीरिया कौन से हो सकती है। तो ये अगर आप 3-4 चीजें अगर एक्स्ट्रा देख लेंगे, इट मींस कि आपकी एक स्टेम से 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये टेक्निक आपने यूज करनी है। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म में आप मैक्सिमम जो चीजें हैं उनको पोर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज इज, व्हाट इज दिस? ये सिंपल डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन है, या कंजुगेशन है, म्यूचुअलिज्म है? सर ये ट्रांसडक्शन की है, जो ट्रांसडक्शन की ट्रांसडक्शन डेफिनेशन, जी बैक्टीरियोफेज के जरिए होती है ट्रांसडक्शन, और जो सेल फ्री डीएनए के जरिए होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और कंजुगेशन में जो है कंजुगेशन ट्यूब बनती है, और ट्रांसडक्शन जो है ये होती है बैक्टीरियोफेज के जरिए। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं थोड़ा सा फाइल के अंदर। इसको फोटो ये आप चीज अगर देखें इसको ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इसकी जो डिस्ट्रक्टर्स में है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ
horizontal gene transfer by which some bacteria take a foreign genetic material, naked DNA. ये आप FSC लेवल से इसको देखते हैं, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है ये लाइन, दिस वन, it was first reported in Streptococcus pneumonia by Griff in 1928. DNA as the transforming principle उसने दिया था, जिसको हम डिटेल से पढ़ते बड़ा, was demonstrated every et al in 1944. तो ये आपके इस तरह से 2-3 MCQs इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाते हैं आपके। तो ये आप इसका प्रोसेस भी देख सकते हैं। सिमिलरली ये ट्रांसडक्शन है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन है। ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस by which a virus transfer genetic material from one bacterium to another. और इसका भी बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। यू कैन सी कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज उसको अटैच करता है, पेनिट्रेशन करता है, और उसके बाद जो है वो उसकी मल्टीप्लिकेशन से अपना जो है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। कंजुगेशन के बारे में भी रिसेंटली बायोलॉजी का अगर पेपर देखे तो उसमें 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंजुगेशन इज द प्रोसेस by which one bacterium transfer genetic material to another through direct contact. You can see हम इसमें जो एक पाइलस है, स्पेशल पाइलस स्ट्रक्चर है, उसके जरिए से ये ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिज क्रिएट होती है एंड डोनर रिसिपिएंट से रिसिपिएंट बैक्टीरियम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंजुगेशन। मैं इसकी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपने बीएससी लेवल पर इनको कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जी, सिट्रस कैंकर इजा, ये थोड़ा सा जूम करने से ब्लर है, आप होपफुली आपको जो नजर आ रही होगी, आपने टेस्ट दिया है। सिट्रस कैंकर इजा, इट इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, और नन ऑफ दिस। जी व्हाट्स अबाउट सिट्रस कैंकर? जी एनीवन? इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल है। बुशरा कह रही है इट इज अ फंगल डिजीज। मारिया कह रही है जी इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। एंड एनीवन कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे तो? सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज। जी बैक्टीरियल, बी ऑप्शन इज राइट। अब आपने क्या करना है, वायरल डिजीजेस कौन सी होती हैं, फंगल डिजीजेस कौन सी होती हैं, 2 और 3 डिजीजेस इनको आपने कैरी कर लेना अपने साथ ताकि आपकी जो स्टेम है उसकी क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इज अ हार्ड रेस्टिंग बॉडी resistant to unfavorable conditions. Is it stroma, hyphae, Hastoria या sclerotium? सर डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। जी जी, हार्ड रेस्टिंग बॉडी। डी ऑप्शन इज राइट। जी डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल। ये हजरा भी आ गई है, एमन भी। डी ऑप्शन इज राइट। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड प्रीवियसली। क्वेश्चन नंबर 6, who is a father of mycology? Who is? कॉलिस लिनियस है, हेनरिच एंटोन डी बेरी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, या एडवर्ड टाटम है? Who is the father of mycology? सर बी ऑप्शन आएगा इसमें। जी बी ऑप्शन इज राइट। What's about Collis Linnaeus? B option is right, exactly. What's about Collis Linnaeus? Who was he? G. Berry is right. कॉलिस Linnaeus, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, father of taxonomy and प्लांट क्लासिफिकेशन, and also father of modern botany. Is it? जी एग्जैक्टली, ही इज आल्सो अ फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। जी ये मरियम भी ठीक कह रही है, बिल्कुल। ही इज आल्सो अ फादर ऑफ, मैं ये क्लास में भी आपको 2-3 बार बताया था कि फादर ऑफ बॉटनी इज अ थियोफ्रास्टिस, फादर ऑफ बॉटनी इज अ थियोफ्रास्टिस, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज कॉलिस लिनियस। तो इसको आपने जो है वो जरा फोकस पे रखना है। 7 है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी आइडेंटिफाई करने में। Aster mushroom is an example
of a predatory fungi या fungus which attacks on pinworm, roundworm, hookworm or none of these? ये FSC का क्वेश्चन है. Roundworms. जी, anyone else? सर नीमाटोडास पे अटैक करती है, तो जो नीमाटोडास हैं वो राउंड वर्म्स हैं, तो यही आंसर इसका होगा. जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बी इज राइट ऑप्शन. बी इज अ राइट ऑप्शन. बाकी लोग आई थिंक जो है वो जस्ट सुनने आए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में. क्वेश्चन नंबर 8. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूनिसेलुलर यीस्ट प्रोड्यूस्ड? Unicellular yeast is always unicellular, produced by spore formation, by budding, fragmentation, or conidia formation. By means of budding is right option. G, exactly. Budding is the right option. B is right option. Good. Rust are produced by. Rust is a fungal disease, you know, is produced by Poxemia species, Ostligo. दोनों कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकती है. ऑल ऑफ दिस. जी सर पैक्सीनिया. Poxemia. Good, Poxemia. And what's about the smut? What about smut disease? Is it produced by Poxemia or Ostligo? जी Ostligo, exactly. बिल्कुल ठीक है आपने जी. It is produced by Ostligo. Parasexuality is found in the members of Zygomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes or Deuteromycetes. And आप लोग ये भी बताएंगे कि व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी. आप माइक को अनम्यूट कर लें या टाइप कर दें. व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी एंड वेयर इज इट फाउंड? सर पैरासेक्सुअलिटी जो है ये ड्यूट्रोमाइकोटीना में होती है, फंजाई का एक किंगडम है, और इसमें ये होता है कि प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी जो है वो हो रही होती है, लेकिन डिफरेंट टाइम में हो रही होती है. जी जी. इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. लुक एट दिस पिक्चर. अगर आपको ये विजिबल है, दिस इज अबाउट आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट कैरी कर रहे हैं. रिलेटिंग टू और बीइंग रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट्स in recombination of genes from different individuals but does not involve meiosis. हम कहते हैं कि a special type of reproduction takes place in fungus. जी ये हमारा ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है. and formation of zygote by fertilization as in sexual reproduction. तो meiosis absent है, meiosis phase absent है. तो इस कंडीशंस को हम पैरासेक्सुअलिटी बोलते हैं. और बिल्कुल जो ड्यूटेरोमाइकोटिना है जिनको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, और हम उनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्टिल डज नॉट एब्जॉर्ब. तो हम कहते हैं कि उनको इम्परफेक्ट फंजाई है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. तो ड्यूटेरोमाइकोटा वाज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं हम इनको साथ साथ चलाते जाते हैं. द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. बायोलॉजी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली. हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम विलियम हुकर, रॉबर्ट ब्राउन, हैंसन ग्रॉग्रे. ए इज राइट ऑप्शन. सादिया कह रही है जी. अजरा भी ए राइट ऑप्शन कह रहे हैं. एनीवन एल्स? हैंस क्रिश्चियन ग्राम. हैंस क्रिश्चियन ग्रेम आप भी ठीक कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इज राइट. अच्छा, व्हाट्स अबाउट रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन ने कोई डिस्कवरी की है? सेल डिस्कवर किया था. जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक बताया. सेल सही है. सेल डिस्कवर नहीं किया था. आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है. मैं थोड़ा सा आप जरा इसको क्लियर कीजिए.
सर रॉबर्ट ब्राउन ने तो जी, न्यूक्लियस exactly. को डिस्कवर किया रॉबर्ट था। ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल वही उन्होंने बताया भी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। वो जो सेल है ना, रॉबर्ट हुक ने, उसने डिस्कवर किया था उसको। पॉलीसाइफोनिया, हम अलजी की तरफ मूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था जी, माना हमने। पॉलीसाइफोनिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पायरोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और फियोफाइटा। सर जी, रेड व्हाट्स एल्जी अबाउट है, दिस? रेड एल्जी है पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्जी and it's belong to rhodophyta, is it? रोडोफाइटा, जी रोडोफाइटा इज राइट ऑप्शन। एफएससी की बुक में जो किंगडम प्रोटिस्टा है वहां पे एक टेबल दिया गया है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता होता हूँ उस टेबल को लाजमी देखिएगा। उसमें अलजी की क्लासिफिकेशन है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स हैं वो हैं, उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, किस अलजी में कौन सा पिगमेंट है, प्लस एग्जाम्पल, ये चीज उठाएगा ना, और कहाँ जाएगा वो बायोलॉजी या बॉटनी के पेपर के अंदर इसी चीज को उठाएगा। तो ये एक पेज से आप ये सारी चीजें जो हैं इनको क्लियर, जिसमें हम कैल्प्स वाला क्वेश्चन, एगर एगर वाला क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो सारे एग्जांपल्स आप उसी एक टेबल से देख सकते हैं जी। स्टडी ऑफ अलजी इज नोन एज फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, क्रोनोलॉजी और माइकोलॉजी। इट इज फाइकोलॉजी, इट इज फाइकोलॉजी। मैर कह रहे हैं जी। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ अलजी को फाइकोलॉजी के अलावा भी हम कुछ कह सकते हैं। अगर स्टेटमेंट पेपर के अंदर आ जाती है और हमारे पास जो है वो फाइकोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन? एल्गोलॉजी। जी एग्जैक्टली, ये सादिया ने बिल्कुल ठीक बताया है। अगर आपके पास पेपर में ऑप्शन फाइकोलॉजी अवेलेबल नहीं है, देन एल्गोलॉजी विल बी अ राइट ऑप्शन, और अगर दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन, एल्गोलॉजी। जी बिल्कुल ठीक है। फाइकोलॉजी study of algae, mycology is the study of fungi, and what's about the chronology? जी what's about chronology? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी स्टडी ऑफ एजिंग भी कह सकते हैं। एक्चुअली जो हम डेंड्रोग्राफी कहते हैं ना, टैक्सॉन को जब हम अरेंज करते हैं, फाइलेटिक लीनेज को जब हम पढ़ते हैं, फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम क्रोनोलॉजी ओवरऑल बोलते हैं इन बॉटनी टर्म। क्या मैडम मुनास, सॉरी, रेड स्नो इज कास्ट बाय, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन था। स्टडी ऑफ डेट्स, जी एग्जैक्टली ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ डेट्स। रेड स्नो इज कास्ट बाय, क्या मैडम मुनास, नेवियल से, येलोस्टोन्सिस से होती है, स्कोटिलियस से होती है, या नोस्टोक से होती है? A1 इज राइट ऑप्शन। कैलेमेडोमोनास नाइवियल्स, इज इट राइट ऑप्शन? कैलेमेडोमोनास नाइवियल्स, जी ए इज अ राइट ऑप्शन, ए इज अ राइट ऑप्शन। ये बॉटनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड्स अबाउट दिस, एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्जी, शिरीडियम, ब्राउन एल्जी, ग्रीन एल्जी। ए इज अ राइट ऑप्शन, एगर एगर is obtained from red algae। तो ये क्वेश्चंस भी आप पास्ट पेपर्स देखें तो उनके अंदर रिपीटेड है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। द प्रोटनीशियस कोट ऑफ अ वायरल जीनोम इज अ प्लास्टिड, फास्मिड, कैप्सिड और प्लाज्मिड? कैप्सिड is a right option. C is the right option. The proteinaceous coat of viral genome, जिससे वो कवर होता है, प्रोटनीशियस होता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। जी व्हाट्स अबाउट दिस? द शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज इज ओवल शेप्ड है, हेलिकल है, टेडपोल है,
या तीनों कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज इज टेडपोल लाइक। जी, थर्ड ऑप्शन इज राइट। और कुछ लोग बताना चाहेंगे? टेडपोल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट वायरस इज प्रोवायरस, adenovirus, pox virus, or none of these? What's about this? Which one is largest virus? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? पॉक्स वायरस। आप लोग बहुत लेजी हैं, आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। आप एक दो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पॉक्स वायरस इज द राइट ऑप्शन। पॉक्स वायरस इज और आपने इसको गूगल करना है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट वायरस? जिसे हम बैक्टीरिया को कहते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा। तो सिमिलरली आप लोग सर्च करेंगे। वेबसाइट जी जी, कंफ्यूजन है बाद वेबसाइट पे ना। लार्जेस्ट वायरस जो है वो मेगा वायरस है और स्मॉलेस्ट जो है वो मिनी वायरस है, और बाद से डिफरेंट जी भी जी, है, पॉक्स भी है। तो कौन सा करेक्ट जो ऑप्शन है? जी जी, बिल्कुल वो मेगा वायरस भी उसको लेकिन मोस्टली बुक्स के अंदर जो रीड किया है हमने, ये देखा है पॉक्स वायरस को ही लिखा गया था टिपिकली। मेगा वायरस भी पढ़ा है एक दो जगह पे कि है, तो इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें भी इसका भी ये है। मैं आपको इसका बताता हूँ कि अगर तो आपको जो स्टेम के साथ उसने ऑप्शंस बताए हैं उसमें पॉक्स वायरस इज अवेलेबल, आप पॉक्स वायरस लगाएंगे। अगर पॉक्स वायरस और मेगा वायरस है फिर भी पॉक्स वायरस ही लगाएंगे। तो ये इसका आपने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट वायरस इस पार्वो वायरस, ये कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कोई, पार्वो वायरस इज अ स्मॉलेस्ट वायरस। ए ऑप्शन इज स्मॉलेस्ट वायरस। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, TMV इज अ DNA वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे हम बोलते हैं। इज इट DNA वायरस, RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, या सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है? व्हाट अबाउट दिस? सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस एमन कह रही है जी। बाकी लोग क्या कहते हैं? डी इज अ राइट ऑप्शन, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, SSRNA वायरस। जी चलिए जी, हम इसको क्लोज करते हैं। SSRNA वायरस इज अ राइट ऑप्शन। जी, व्हाट्स अबाउट दिस? COVID-19 इज अ वायरस। COVID-19 is a DNA, RNA, double standard DNA or single standard RNA? What's about COVID-19? COVID-19 DNA वायरस है, RNA वायरस है, डबल स्टैंडर्ड DNA है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। What's about this? Fourth option is right, single standard RNA virus. G, anyone else? G, fourth option is right. Single standard RNA is a COVID-19. Question number 21. ये एक definition है. Two species with same specific epithet can't occur in the same genus. And if this happens, taxonomy का question है, if this happens, they are called, सिनोनिम कहेंगे उसको, होमोनिम्स कहेंगे, टाटोनिम्स कहेंगे, और इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा जी? सिनोनिम इज अ राइट ऑप्शन। जी, एनीवन एल्स? ए इज अ राइट ऑप्शन, इज इट? टाटोनिम कह रहे हैं जी उमैर खान, इसको क्लियर करें जी, इसको क्लियर करें जी, हमारे पास मैक्सिमम लोग हैं, इसको क्लियर करें। इसका उमैर का कंसेप्ट है जी, आप लोग इसको जरा क्लियर करें। इन टाटोनिम genera and specific have same spelling, then what will be the right option according to given statement? What is the right option? हमने right option को ढूंढना है जी। Synonym is the right option. Dash is the specimen. अब इस पे देखिए, dash is a specimen designated by the author as a type specimen. As a type specimen, which one of this?
होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप और पैराटाइप। उमेर कहाँ पे है? होलोटाइप। दूसरा ऑप्शन आपने बताया है होलोटाइप। Is it okay? Holotype is the right option. Okay, holotype is the right option. Question number 23. Binomial nomenclature was introduced by A.B. de Veres, Paulus Linnaeus, Aristotle, or Theophrastus. Binomial nomenclature was introduced by Paulus Linnaeus. B option is right. G, agreed. B option is right. Our question number 24. In maize, sugarcane, bamboo, and many palms, dash roots exist. Crop roots, tilt roots, roots की types है, aerating roots or aerial roots. Stilt root exist in them. G, anyone else? एमएल भी कह रही है, प्रोफेसर कह रहे हैं जी crop roots exist. G, anyone else? We are talking about maize, sugarcane, bamboo and some palms. जी, ये 2-3 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? जी, crop in people and ground में exist करती हैं. Stilt root are exist. So stilt root is the right option. Rice is a annual crop है, biennial crop है, perennial crop है और all of above. What about rice? Annuals, biennials, perennials. आप इनकी सीजनल क्लासिफिकेशन जो है जब ये अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करते हैं, एनल इज अ राइट ऑप्शन. जी बिल्कुल एग्जैक्टली, एनल इज अ राइट ऑप्शन. बट व्हाट्स अबाउट दिस साइपोमी इज अ स्टिपुलेट, एक्सटिपुलेट, बोथ कंडीशंस और नन ऑफ दिस. जी हाइपोमी पोटैटो, स्वीट पोटैटो स्टिपुलेट है, एक्सटिपुलेट है, दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट करता है या इनमें से कोई कंडीशंस भी नहीं है. द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड. जी पैराटैक्सिस बोलते हैं उसको, फिलोटैक्सिस बोलते हैं या यूनिकॉस्टी बोलते हैं, मल्टीकॉस्टी बोलते हैं. फिलोटैक्सिस, फिल in bony leaf, toxis arrangement, philotoxis. जी बिल्कुल, B is the right option. आप कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करते, इट मींस के आप लोगों को वो आता नहीं है. इस तरह का कभी किसी क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई रीजन है इसमें. क्वेश्चन नंबर 28. द फ्रूट ऑफ ब्रासिकेसी इज, ब्रासिकेसी फैमिली की बात कर रहे हैं. द फ्रूट इज सिलिक्वा. पीन है, नट है, सिलिक्वा. जी एनीवन एल्स? सिलिक्वा इज द राइट ऑप्शन. बाकी लोग पार्टिसिपेट करें. क्वेश्चन नंबर 29. The increase in the thickness of plants is due to primary growth and apical meristem. इसको जरा फोकस कीजिएगा. Primary growth and apical meristem, secondary growth and lateral meristem, secondary growth and intercalary meristem, all of above. B option is right. Secondary growth and lateral means side by side meristem. G, B option is right. बिल्कुल B option is. Casparian strips are found in epidermis, endodermis. Plants not be a question है. Peridermis और pericycle. एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. जी बिल्कुल एग्जैक्टली
एक्सपीरियंस स्टेट्स आर एग्जिस्ट इन एंडोडर्मिस, तो ये क्वेश्चंस भी बॉडी के पेपर के अंदर मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में है। वेसल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, ये क्लास के अंदर भी मैंने आपको डिटेल से बताए थे, जी एंड टाइटिकम, साइकस एंड ड्यूपेट्रिस। जी, which one is right? C option is right. Yakina and Yoka. I think C option is right. C option is right. सर ये काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वो जो हमने आपको क्लास में शायद देखोगे, क्लास में अगर थी तो, कि हमने पढ़ा था कि पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ उसमें जाइलम और फ्लेम की अरेंजमेंट होती है। एम्फी वेसल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपर साइड पे उसका जो है वो जाइलम होगा, फिर फ्लेम होगा, फिर जाइलम होगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसकी, अगर मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में मेरे पास वो फाइल है, मैं एमपी आपको दूंगा, वो उसमें मैंने एक फोटोग्राफी भी की थी, तो उसको हम कहते हैं एम्फी वेसल है, यानी कि प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट है, जाइलम, फ्लेम एंड जाइलम डबल, इसको हम कहते हैं कि एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल्स है। और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो इसका राइट है, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर से ही उसको कॉपी किया गया है। पैरासाइटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन ऑनियन, पोटैटो, बटरकप, all of these. Parasitic stomata क्या होते हैं? Refers to stomata that possesses one or more pairs of lateral subsidiary cells oriented parallel with the God cell. और ये conditions mostly किन plants के अंदर exist करती है? It exists in onion. A is the right option. The age of tree by counting the annual rings is dendrochronology, dendrography, ornithology, or pomate growth. Dendrochronology. Dendrochronology is the right option. Gee, what is ornithology? What's about ornithology? The study of birds. ये बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी में भी आता है, लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। आपने ये रिसेंट पेपर देखोगा, स्टडी ऑफ मस्कस और इस तरह के क्वेश्चन जो है रेज किए हुए हैं जूलॉजी के पेपर में। ये इसके देख लेते हैं। कैप्सिस बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ एल्गी? रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, और येलो एल्गी है, पिंक एल्गी है? Brown algae is the right option. जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, brown algae is the right option. Kara is also known as moss, Stonewort. ये क्वेश्चंस भी आप देखें बहुत बार रिपीट हो। Kara is also known as stonewort. जी एग्जैक्टली। जी Amphigastia is found in, Amphigastia is found in, what about this? This is Amphigastia। अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप इसको पहले रीड कर लें Amphigastia को। This thing, Amphigastia are the types of leaves that are arranged on the ventral surface of the leafy liverwort Porilla, gametophyte of Porilla, appear in addition to dorsal leaves and are present in a single layer of leaves. तो ये कंडीशन जो है एम्फीगैस्ट्रिया, ये एग्जिस्ट करती है पोरिला, जिसको हम सूडो लीव्स भी कहते हैं। फास्ट लीव्स आर प्रेजेंट, नॉट एक्चुअली बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप इनको कह लें, जैसे हम इनको कंपेयर करते हैं रूट्स एंड राइजाइड्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, द स्पोरोकार्प इज फाउंड इन, जी स्पोरोकार्प किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मैर्डिलिया की है, एडियंटम की है, स्लेजिनेला की है, और तमाम की है? ए इज द राइट ऑप्शन, मैर्डिलिया। एनिमल एलिस मार्सिलिया इज द राइट ऑप्शन। इसमें ये मार्सिलिया है, ये जो मैर्डिलिया लिखा हुआ है ना, ये वाला ये मार्सिलिया है। तो इनमें स्पोरोकार्प एग्जिस्ट करती है, या इसका स्लेजिनेला राइट ऑप्शन है। व्हाट्स अबाउट दिस? इसको क्लियर करेंगे आप? स्पोरोकार्प exist in
मार्सिलिया, सिलेजिनेला, एडियंटम को हमने निकाल दिया है जी, ये डिस्ट्रैक्टर बना दिया इसको। मार्सिलिया इज राइट ऑप्शन। ओके, मार्सिलिया इज अ राइट ऑप्शन। सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो सागो पाम भी बोलते हैं। साइटस, पाइनस, टैक्सिस और अफिड्रा। साइकस। साइकस, साइकस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अफिड्रा से एक थिंग जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एफिड्रीन। एफिड्रीन, एफिड्रीन। पाइनस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट करती है? Is alternation of generation exist in Pinus? Yes or no? Yes. 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 Anyone else? Yes. No क्यों नहीं कहते आप? जी, yes, alternation of generation जो है इसमें एग्जिस्ट करती है। ये साइकोपाम के बारे में आप इसको देख भी सकते हैं। साइकस को बोलते हैं जी, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और 115 इसकी स्पीशीज है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 115 इसकी स्पीशीज है, साइकेडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बताई है। और लास्ट लाइन देखें, द pithy stems of this and other species are a source of sago, a food starch, जिसकी वजह से हम इसको सागो पाम भी बोलते हैं। दिस वन, अगर आपको शो हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 40, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ट्रैक्योफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म, जी बिल्कुल, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ए इज द राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ए इज द राइट ऑप्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लोरिश इन, जी क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, जुरासिक पीरियड के अंदर, इज इट कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर? आर यू पीपल एग्री विद जुरासिक पीरियड फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में? क्रिटेशियस पीरियड कह रही है एमन, अजरा जुरासिक पीरियड। एनीवन एल्स? फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लोरिश्ड इन, जी ये तो कंट्रोवर्शियल है भाई, इसको क्लियर करें। ए इज द राइट ऑप्शन, इज इट? ए को लॉक करें। सी इज द राइट ऑप्शन, जुरासिक। जुरासिक में इवॉल्व हुए, क्रिटेशियस में फुली फ्लेज्ड फ्लोरिश हुए। मीन ए इज अ राइट ऑप्शन, इज इट? ए इज अ राइट ऑप्शन, इज इट? यस और नो? नो, वैसे सब कहते हैं जी नो। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। सी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक ए इज द राइट ऑप्शन। इसको आप लोग क्लैरिफाई करें, गूगल करें, इस चीज को देखें। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द स्पोरोफाइट इन एंथोसीरोस, एंथोसीरोप्सिडा is haploid, diploid, peripolite, or none of these? What's about anthoceros? And sporophyte in anthoceros is haploid, diploid, peripolite. It is diploid. Diploid. Haploid, diploid. आप haploid कह रहे हैं, ये diploid is the right option. Diploid is the right option. हमारा क्लास का टाइम 3 मिनट अब हो गया है, 2-3 MCQs है बाकी। अवीना सेटवा is a common name of wheat or maize or javi. Avena sativa is javi. Wheat Triticum vulgare. Corn, maize
इसके आपने जो साइंटिफिक नेम्स हैं इनको देखना है, एक दो साइंटिफिक नेम्स वो वहाँ पे फैमिली से करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्लूकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हीट, कॉर्न, राइस, नन ऑफ दीज। None of these. None of these. It means Rosa indica is the right option. अगर हो तो Rosa Yes. indica, जी exactly, Rosa indica is the right option. Question number 45. The father of modern botany, I think इसको हमने डिस्कस भी किया है पहले. Years of Paulus Linnaeus and Theophrastus is the father of botany. Paulus Linnaeus is the father of modern botany. जी, these were the questions जो आज के टेस्ट में प्योर रिलेटेड थे आपके प्लॉट्स के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप लोग बताएं। हमारा टाइम 10 था तो 10 हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम क्लास को 5 मिनट और लेके चलेंगे, इसके बाद हम क्लास को फिट कर देंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज के अंदर बहुत सी चीज़ें आप पूछते हैं तो वहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पाते। टेस्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो यू आर फ्री टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। जी, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास A1 का। सर अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में तो हम क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, आप बात कर रहे हैं उसकी। अच्छा, उसमें ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। तो आप लोग जो वहाँ पे एग्जामिनर है, आपका जो इन्विजिलेटर है, उससे पूछे कि मे आई यूज दिस शीट। तो अगर आप उसको यूज कर सकते हैं, वैसे ये इलीगल होता है क्योंकि इतनी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, अगर कोई जेनेटिक का एक क्वेश्चन आता है तो मे भी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है वहाँ पे। तो इतनी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन मॉर्निंग में तो मैं तो नहीं समझता। तो आप लोग उनसे परमिशन लेके विजिलेटर से तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं देते क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो ना। सेकंड लास्ट एमसीक्यू का बता दीजिए। सेकंड लास्ट हमारा एमसीक्यू ये था, अवीना सैटवा, ये जवी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ग्लूकान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजा इंडिका, नन ऑफ दीज इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जी, और कोई क्वेश्चन है जी किसी? हम क्वेश्चन पेपर को टिक करेंगे या ओनली फिल करेंगे? मीन्स कि ए बी सी डी ऑप्शन को टिक भी करना होगा या नहीं? टिक करना कंपल्सरी नहीं है। आपको जो बबल शीट मिलेगी ना, आप उसको फिल करें बजाय इसके कि आप टिक के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, हम इससे अक्सर पता क्या करते हैं, पेपर को पकड़ते हैं, उसको रीड करना शुरू कर देते हैं। हम 100 एमसीक्यू ये कहाँ से है भाई? नहीं, टाइम 90 मिनट्स तो आपका टाइम है। आप क्या करें, पेपर लें, अपना उसका जो कोड वगैरह सारा जो उसकी करना करें और उसको फर्स्ट एमसीक्यू को रीड करें और बबल को फिल करें। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग कि आप पहले से स्टार्ट करें, पहले 100 एमसीक्यूज पढ़ें फिर करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। तो बबल पे लगाते जाए, जो आपको नहीं आते उनको छोड़ते जाएं, जो आते हैं उनको लगाते जाएं, फिर एनालिसिस करें कि आपको मैक्सिमम कितने आते हैं। आई रिकमेंड कि अगर आपको 60 या 65 आंसर एग्जैक्ट आते हैं, यू पेपर्स आर श्योर इन बॉटनी, बायोलॉजी या ज़ूलॉजी पेपर कि आपको 65 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, आप लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ सकते हैं। आप अटैम्प्ट ना करें, आपका इंटरव्यू होगा, आप मेरिट में फॉल कर जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि 40 मार्क्स आर कंपल्सरी टू रिजर्व योर चांस नॉट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, वो मेरिट डिसाइड करेगा, लेकिन आपका चांस बच जाएगा। अगर आप 40 से कम मार्क्स लेते हैं तो आपका चांस जो है वो ज़ाया हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये अगर हम, और एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैंने अप्लाई किया है सर, तो अगर मैं टेस्ट देने ना जाऊं तो क्या मेरा चांस ज़ाया हो जाएगा?
आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। आपने अप्लाई किया, मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। आपने अप्लाई किया, आप लोग टेस्ट देने नहीं गए, आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। अप्लाई किया, आप टेस्ट देने गए, आपने शीट पे रोल नंबर लिख दिया, आप ड्रॉप हो गए, आपका चांस ज़ाया हो गया। आपके मार्क्स 40 से कम आ गए, आपका चांस ज़ाया हो गया। और आपके मार्क्स 50 आ गए, 55 आ गए, यू हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू में फेल हो गए, तो भी आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि जी मेरा अगर इंटरव्यू पास हो जाएगा तो क्या मेरा चांस ज़ाया हो जाएगा? नहीं भाई, अगर आपका इंटरव्यू हो जाएगा, अगर आप इंटरव्यू में 50 मार्क्स आप कंपल्सरी, अगर इंटरव्यू में अगर आप ड्रॉप हो गए तो फिर भी आपका चांस जो है वो सेव है। तो ये क्वेश्चन जो है हम अपने माइंड में मार्कर यूज कर सकते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं जी, एग्जैक्टली मार्कर यूज, पेंसिल रिकमेंड करते हैं, बार बार रिकमेंड करते हैं, मार्कर यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर बबल्स होती है, कंप्यूटर उसको टेक करता है बाल पेन की जगह पे। जी कर ले जी, एनी क्वेश्चन? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट का? अगर और कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड यू मे आस्क, क्योंकि इसके बाद शायद सेशन कोई नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एग्जाम ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, जनरल नॉलेज के जी क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के वो बारे में पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज में? जी बिल्कुल, करंट अफेयर के बारे में पूछ नहीं सकते, करंट अफेयर के बारे में पूछते हैं, करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। और 1 और 2 एमसीक्यूज जो है वो आपके करंट अफेयर से होंगे, 2 एमसीक्यूज आपके जनरल नॉलेज से होंगे सिंपल, एक एमसीक्यू मैक्सिमम 2 और 1 एमसीक्यू जो है वो मैथमेटिक्स का होगा, 1 या 2 एमसीक्यूज आपके इस्लामियात के हो सकते हैं, कंप्यूटर उसके अंदर ऐड होगा, जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन होगा, इंग्लिश होगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशंस, इनके क्वेश्चन, मतलब सारी चीजों का वो मिक्सचर होगा। ये जरूरी नहीं होगा कि जी 10-15 करंट अफेयर पूछेगा, ये 10-15। और ये भी एक मैं आपको क्लियर कर दूं जी, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरीज है कि मैंने इम्तियाज शाहिद की बुक ले ली है जी जनरल नॉलेज के लिए। भाई क्या करना है इम्तियाज शाहिद की बुक को, इतनी बड़ी बुक है, तो एक जिंदा इंसान कैसे उसको पढ़े, छोड़े उसको ना ले। आप जस्ट करंट अफेयर से फैमिलियर रहे, न्यूज सुना करें, चीजों को देखें, कोई अच्छी सी एक पीडीएफ कर लें, डेली बेसिस पे अपने हैंड नोट्स बनाए, उनसे जीके आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीकाकार क्या है, जो पास्ट पेपर है उनको स्क्रीन कर लें, 2-4 टेस्ट असिस्टेंट के, हॉर्टिकल्चर के, तहसीलदार के उठाए, उनका जीके स्कैन करें, सारा जीके उसमें से आ जाता है। तो इसके लिए बुक्स लेने की जरूरत नहीं होती कि आप जीके के लिए पूछते हैं, हम बोलने की नहीं पूछते कौन सी अच्छी बुक है, जीके की पूछते हैं हम कौन से। 20 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसको जो है आप थोड़ा सा अटेंशन के साथ उनको क्लियर कर जाते हैं जी। और कोई क्वेश्चन है? काइंडली नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताना। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगर आप लोग एक एमसीक्यू को गलत करते हैं। तो मीन अगर आपके 4 एमसीक्यू गलत है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है टोटल में से। अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत हैं तो आपका एक जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाता है जी। नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है कुछ कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ 60-65 एग्जैक्ट लगाएं और छोड़ दें बस। और अगर नहीं आता तो फिर कम से कम कोशिश करें, फिर 80+ लगाएं। कहीं आपकी ये ना कि हम चांस ही अपना ना गंवा बैठे, इसको आपने देखना है। कोई इधर थोड़ा टेंशन है, फोकस है, आप फोकस करें, देखें उसको, चीज़ें हुई होती है हमने रिवाइव की हुई होती है, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़े, समझ नहीं आई फिर पढ़े, पजल ना हो कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा तो आपने कहा नहीं जी ये तो दुनिया की किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, पजल हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, डिस्ट्रैक्टर्स को पढ़े, आप कहीं ना कहीं से वो चीज़ आपके फोकस में आ जाती है। तो ये चीज़ करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा था। अगर 50 एग्जैक्ट आते हों, बाकी में कंफ्यूजन हो, 100 कंप्लीट करने चाहिए या 70-80 करने चाहिए प्रोफेसर साहब? 70, आई रिकमेंड 70-80। देखिए बाकी में कंफ्यूजन है, देखिए रिस्क भी है, वो ठीक भी तो हो सकते हैं, फिर 4 गलत हो गए देखो, तो ये तो आप डिपेंड करता है ना कि आपने कितने स्टडी की है, कितना नॉलेज है, कि आप कितने % श्योर है कि ये में भी मेरा ये ठीक हो जाना है। तो एक तो उस क्वेश्चन को हाथ न डालें जो बिल्कुल ही नहीं आता,
बिल्कुल ही नहीं आता। जो आपको कुछ अब इसमें तरीकेकार क्या होता है, क्या जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता चलता राइट ऑप्शन कौन सा है, तो आप लोग इस चीज को तो देख सकते हैं ना कि विच वन इज रॉन्ग ऑप्शन। आप डिस्ट्रैक्टर निकालते जाएंगे, गलत ऑप्शन कौन सा है वो तो ढूंढे ना पहले, गलत निकालते जाएंगे, आप क्लोज होते जाएंगे, आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो 70-80 आ रही ना, इतने लगा देते तो इंशाल्लाह आप मेरिट में ला कर जाते हैं। तो उसके कितने मार्क्स कट होंगे? नहीं, उसका कुछ भी नहीं होगा। जो आपने क्लिक ही नहीं किया उसका तो इशू ही नहीं है, वो तो आप क्लिक करेंगे तो वो आएगा, वो उसकी बबल जो है वो कंप्यूटर पिकअप करेगा बार कोड को। जब आपने उस पर क्लिक की नहीं किया तो आपको काउंट ही नहीं होना, उसके मार्क डिडक्ट नहीं होने आपके एमसीक्यूज के, बिल्कुल नहीं होने। बेस्ट ऑप्शन टू चूज ऑप्शन फ्रॉम टू, बस ये मुझे समझ आया प्रोफेसर साहब। बेस्ट वे टू चूज टू कंफ्यूज्ड एमसीक्यूज, अच्छा इसमें बेस्ट वेज यही है, मैं रिपीट करता हूँ कि आप डिस्ट्रैक्टर को ढूंढ लें। अच्छा एक और चीज भी आप बताओ, नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज ट्रेंडिंग, बहुत से पास्ट पेपर्स के अंदर ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज, तो बहुत से क्वेश्चंस का ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज होता है, और काफी क्वेश्चंस का बोथ ए एंड बी होता है। आई डोंट मीन कि आप लोग यही लगा के आ जाएं पढ़ेंगे, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि बहुत से क्वेश्चंस का ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज होता है, बहुत से क्वेश्चंस का होता है। तो जरा उसको देखिएगा कि अगर आप लोगों को नहीं आना तो एटलीस्ट उसको नन ऑफ दीज तो करें ना भाई जी। वेलकम, और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका जी? चले जी सेशन को क्विट करते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरीज होगी, तो क्वेश्चन होंगे, आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमारे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन फोटो कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आप लोगों के लिए जी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष अल्लाह करे आपका टेस्ट क्लियर हो। आज के सेशन पे अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आप आज के सेशन पे कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं तो यू मे टाइप इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम सेशन को क्विट करते हैं। यू हैव ओनली 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर अगर आप लोगों को सेशन, आज के पूरे सेशन के ऊपर अगर आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन देना चाहें, तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद हम सेशन को जो क्विट कर देंगे। वेल डन, गुड वर्क की, थैंक यू प्रोफेसर साहब। सपोर्टिव जी, थैंक यू, हमारा बेस्ट ऑफ लक। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन क्यूरी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग ग्रुप्स के अंदर मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी एजुकेटर्स के नाम से पेज है, आप पेज से जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स अकेडमी का अपना पेज है, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा। गुड सेशन था जी, अदरा कह रही है जी, थैंक यू। अदरा तो हमारे साथ इन्होंने सेशन लिया है, तो सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह करे आप सब लोग कामयाब हो।